नमस्कार, साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन केडिया जी। आज हम पवन केडिया जी से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से काम किए हैं और कौन से काम अभी शेष है और कौन ऐसा काम किया है जिसका किसी को लाभ ही नहीं हुआ। तो इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय कराते हैं जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में पवन केडिया जी। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे पहला प्रश्न यही करना चाहेंगे कि 4.5 साल का वक्त हो गया है और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, बीजेपी से आप एमएलए हैं। क्षेत्र के विकास के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं? विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी तरफा चारों तरफ मैंने हर क्षेत्रों में हो रहा है। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है। हमारी विधानसभा में हर क्षेत्रों में आप देख लें, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या सड़क का मामला हो या बिजली का मामला हो या किसी भी सार्वजनिक मुद्दे से जुड़े हुए हर पहलू, जैसे अभी जो जनता को, हमारे विधानसभा की जनता के लिए जो तकलीफें थी उसको हम लोगों ने दूर किया है और सरकार ने हमारे योगी जी से धन्यवाद और बधाई के पात्र जी। सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ किसान थे जब गेहूं की फसल में जब अग्नि लगती थी जी सीजन में। एक बार हमने मुंह हिलाया कि महाराज जी हमारे वहां क्षेत्र में बहुत नुकसान होता है और जिला केंद्र से अग्निशमन को दस्ता आते आते कई एकड़ फसलें जल जाती हैं। महाराज जी ने तुरंत स्वीकृत किया, आज काम उस पर चालू हो रहा है। जी जी। हमारे वहां अथराहा घाट आप देख लें कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने कई बार प्रयास किया, जब रिंगान सेंथिल जी थे यहाँ जिलाधिकारी कुशीनगर में, तो उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया था लेकिन वो पुल नहीं बन पाया था। मैं इसके लिए अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और इस देश के सबसे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उसको पास किया। सड़कों का जाल पिछड़ा हमारे वहां आप देख लें, हाटा से पिपराई 40 करोड़ की सड़क बनी है। सड़कों की जाल की जहां तक आपने बात की है, वास्तव में पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा होगा, लेकिन आपको याद दिला दूं कि अभी एक सड़क है जिसमें गड्ढे ज्यादा दिखते हैं सर। ये हाटा से जो देवरिया मार्ग है और रामपुर बुजुर्ग और मुंडेरा की मैं बात कर रहा हूँ। हमको लग रहा है नहीं, देखिए सड़कों का एक बड़ा योगदान है विकास में, क्योंकि अच्छी सड़कें होंगी मैं उसी पर तो ढुलाई के साधन, रोजगार के अवसर। आपकी बात कर रहे हैं जी आपकी बात, लेकिन वहां जो हमने देखा ना सर मेरी बात तो सुन लीजिए, 6 महीने से सिर्फ वहां गिट्टी पड़ी हुई है। हाँ मैं बता रहा हूं, आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब इसको दुर्भाग्य कह लें या इसको हमारा सौभाग्य कह लें, सड़क स्वीकृत हुई, उसके बाद टेंडर होने के बाद बरसात जी, और हम सभी उससे वाकिफ हैं कि कोई भी सड़क बरसात के मौसम में बनती नहीं है। जी जो बरसात आप भी जान रहे हैं कि स्वीकृति हो चुकी है, लगभग 6.25 करोड़ की लागत, उस पर पैसा भी धन मुक्त हो चुका है। जी जो पानी रुकेगा क्यों उस पर कार्य चालू हो जाएगा। और मैं जनता से उस कष्ट के लिए मैं तो लगा रहा, और इसके लिए देरी का बहुत बड़ा कारण एक महामारी भी है।
सरकार हमारी महामारी से निपटने में लगी रही जी। और थोड़ा सा विकास कार्य में विलम्ब हुआ, लेकिन ये है कि विकास चौतर पर हमारे वहाँ सबसे बड़ी जब एक महामारी और लॉकडाउन की स्थिति थी सर, महामारी और लॉकडाउन की जहां तक स्थिति थी उसमें लोग घरों से निकल नहीं रहे थे और उस स्थिति में जो है सड़क की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद लॉकडाउन टूटा, फिर दूसरी वेव आई और दूसरी वेव आने से पहले वहां पे गिट्टी गिरे, जो भी हो, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी सड़क का काम शुरू नहीं हो पाया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बरसात जो समाप्त हुआ, हमारी अधिकारियों से वार्ता चल रही है, हमको लग रहा है 15 सितंबर के, यही इसी महीने में 15 के बाद उसमें काम चालू हो जाएगा। जी 15 के बाद काम शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है, काम शुरू हो जाए, लोगों को आने जाने की सुविधाएं जो हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं वो समाप्त हो जाएं और उनको कुछ सुविधा लगे, क्योंकि इससे क्षेत्र में विधायक का जो एक जनप्रतिनिधि होते हैं उनका नाम भी खराब होता है और लोग उसमें कहीं से भी कोताही नहीं है। अभी चुनाव भी आने वाले हैं, इस लिहाज से भी आपको उस सड़क पे ध्यान देना चाहिए। खैर, सड़क की तो बात अब हम बाद में करेंगे, लेकिन अन्य मुद्दों पे हम बात करें। लेकिन बात करने से पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जीटीवी के इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन केडिया जी, और बात हो रही है कि इन्होंने 4.5 सालों में क्या विकास किया है। हालांकि बुकलेट तो छपी है सरकार की तरफ से और हमारे पास ये बुकलेट मौजूद है 4 सालों में सरकार ने क्या किया है, और हाटा क्षेत्र के हमारे जो विधायक जी हैं इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, इसके पृष्ठभाग पर ये सारे चीजें उल्लेख हैं। और इनमें बहुत से काम हैं जिन्होंने विकास का काम किया, और विकास का काम जो होगा लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, और जब जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तो जीडीपी में ग्रोथ भी आएगी। सबसे पहला सवाल अब ब्रेक के बाद जो हम आपसे लेना चाहेंगे वो विकास कार्यों पे है, और इस बुकलेट में जो छपा हुआ है उसी से उठाएंगे। 6,24,000 रुपया, 6,24,000 रुपये जो हैं एक घाट के निर्माण में खर्च हुए हैं, और ये मुंडेरा उपाध्याय की बात है सर। साल भर पहले की बात है, आपके निधि से यह खर्च हुआ है 6,24,000 रुपये और घाट का निर्माण हुआ है। सर, आपने निर्माण के बाद उसको देखना चाहा है क्या? कभी आप देखने गए हैं कि जो आपके निधि से वहां पर निर्माण हुआ है, घाट का निर्माण तालाब पे, वो उसकी हालत क्या है? जी, मैं मौके पर गया था, उसको देखा भी जी नहीं बोल जी। और वहाँ जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसमें सुधार भी लाई गई है, और जो उतना काम हुआ है उससे ज्यादा वहाँ काम हो चुका है। एस्टिमेट और मानक कुछ ऊपर ही कार्यदायी संस्था से हमारी बात हुई थी आरएस से। 6,24,000 का घाट बने, 6,24,000 का घाट बने और साल भर के अंदर धराशायी हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? धराशायी नहीं हुआ। 6,24,000 रुपए खड्डे में डालना कहेंगे या फिर विकास कहेंगे? मैं उसको नहीं, आपने कहा है, मैं पुनः संज्ञान में लूंगा। अगर धराशायी हुआ होगा तो निश्चित ही उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी, धन्यवाद। अगर इस तरह की बातें हैं तो अच्छी बात है। और हम जानना चाहेंगे, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं
चूंकि ये बुकलेट से था, हम दूसरा प्रश्न आपसे लेते हैं कि विकास के लिए आपने जो अपने क्षेत्रवासियों के लिए किया, जैसे कि अभी आप सुबह आपके यहाँ आए तो यहाँ तमाम फरियादी आए थे और आपने बहुत ही तल्लीनता से उनकी बातें सुनी और उनके जो उनके दुख दर्द थे उसे दूर करने का प्रयास किया, अधिकारियों से बात किए आप और उनकी समस्याएं सॉल्व करने का प्रयास किया। ये अच्छी बातें हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो आज मैंने यहाँ पे देखा है वास्तव में सराहनीय काम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि रोजगार के अवसर, रोजगार के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर क्या आपने पैदा किया है? अगर पैदा किया है तो किस तरह से? देखें, भारत बड़ी जनसंख्या का देश है और सत्य चीज यही है कि सबको रोजगार देना किसी सरकार के बस की बात नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ लाखों लोगों की भर्ती की है पूरे उत्तर प्रदेश में। केवल एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में कैंप लगा करके भर्तियां हुई और हम लोगों ने ही प्रमाण पत्र बांटा है। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और इस देश के सच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ इसके लिए कि जो आज तक आप भी जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों में कैसे नौकरियां मिलती थी, कैसे बढ़ती थी। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करती है। कोई जाति धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके जिन्होंने परीक्षा का कंपटीशन पास किया उन सबको नौकरी पत्र बांटा गया। उसके बाद सरकार हमारी अपने स्वरोजगार पर भी सरकार प्रेरणा दे रही है। इसके लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार, कौशल विकास इसी के तहत योजना हमारी है, हमारे मोदी जी की योजना है कि लोग स्वतः शिक्षित प्रशिक्षित होकर के और सर मेरा सवाल यही है ना, मेरा सवाल यही है कि कौशल विकास के अंतर्गत आपके क्षेत्र से कितने युवाओं को रोजगार मिला है? लमसम देखिए, हम तो हमारे सामने ही कैंप लगा था उद्योगों का और कितने हमको लग रहा है हजारों से ऊपर नौजवान उसमें भर्ती हुए थे। पड़ौना में कैंप लगा था, हम लोग भी स्वतः उसमें भागीदारी बने। जी, जैसा कि रोजगार के बाद आता है उद्योग की बात और छोटे उद्योगों की ओर सरकार का भी ध्यान है। हमारे क्षेत्र में, मतलब ये आपके क्षेत्र में जो हाटा का विधानसभा क्षेत्र है, छोटे उद्योगियों के लिए आपने क्या प्रयास किया है? देखें, अपना जिला, हमारी सरकार ने एक उत्पाद और एक केंद्र बनाने का जो सरकार ने योजना बनाई थी, हमारा कुशीनगर जिला केले के लिए सर्वविदित है और केले से संबंधित तरह तरह की योजनाएं सरकार प्रशिक्षित कर रही है और उसमें प्रयास भी कर रही है और छोटे उद्योग और लघु उद्योगों के लिए आपकी सरकार प्रयास कर रही है। सर, यही मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में आपके द्वारा यह प्रयास किस स्तर पे किया जा रहा है जिससे कि युवाओं को जोड़ा जा सके? अभी इसके लिए ब्लॉक स्तर पर आप भी उस जानकारी को प्राप्त हुए होंगे। हर ब्लॉकों पर सरकार की योजना के अनुरूप स्वयं जो सहायता समूह आपके, इनके लिए कैंप लगे थे और 15 दिन प्रशिक्षण शिविर चले थे। मैं भी उसमें गया था, भागीदार हुआ था और उसमें तरह तरह की केले से वो चटाइयां, केले से झोले, तरह तरह के प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह वाले बहुत ऐसे हैं जो इसका लगे और सरकार हमारी चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चाहे जैसे भी है, अधिकारी भी इसमें तल्लीन अधिकारी भी इसमें कार्य कर रहे हैं और ये अभी प्रथम प्रयास है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरफ कुछ किया नहीं, जिसके नाते भी इस पर कार्य चल रहा है और आगे इससे बहुत परिणाम अच्छे मिलेंगे। सर, अभी देखिए 4.5 साल बीत गए हैं आपकी सरकार को और सरकार जो है आप ही के पार्टी की है। क्या आप सोच रहे हैं पुनः अगर जो चुनाव में जाते हैं तो आपको जनता क्यों वोट दे? क्या कह करके वोट मांगेंगे? क्यों आखिर जनता आपको फिर दोबारा क्यों चुने? ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि जो जनता न चुने, कोई विषय ही नहीं। आप किसी क्षेत्र में चले जाएं,
जी जी बिजली का विषय ले लें, स्वास्थ्य का ले लें, सड़क का, मैं पहले ही कहा। जी केवल पूर्वांचल के लिए तो हमारी सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट माने एम्स जैसे हॉस्पिटल की स्थापना है, जो फर्टिलाइजर कभी सोचा नहीं जाता चलेगा। पिपराइच चीनी मिल आप देख लें, जो सपने में नहीं सोचा जाता था। जी मैंने ऐसा कोई विषय नहीं है, गुंडा राज, नहीं, अभी भ्रष्टाचार। पडरौना चीनी मिल तो रह गया ना सर। पडरौना चीनी मिल है, कुछ टेक्निकल पॉइंट है, रहा जरूर है, आपका कहना सत्य है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन एक तो वो मार्केट के अंदर है, जी बीच बाजार में है, और सरकार उस पर हमारी लगी है। मोदी जी निश्चित उस पर कुछ करेंगे। हमारे मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और विश्व का नेतृत्व इस समय मोदी जी कर रहे हैं, इसमें कहीं शक नहीं है हमारे। जी जी तो निश्चित ही उसका भी कुछ निराकरण निकलेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इतने तमाम काम आपकी सरकार ने किया, और आपने भी काफी काम किए हैं। क्या आपके मन में कोई कसक रह गई है शेष कि अभी कार्यकाल तो पूर्ण हो जाएगा, चुनाव में आदमी सभी नेता गण जो हैं वो चुनाव में आएंगे, तो क्या ऐसा कसक रह गया हो आपके अंदर कि मैं ये नहीं कर पाया, और जनता अगर जो पुनः हमें मौका देती है तो मैं ये करूंगा? देखिए, हमारे लिए एक ही कसक है, विकास तो अनवरत प्रक्रिया है। सरकार धन देती है, विकास होता है। जनता को ईमानदारी पूर्वक जो उनका हक हो वो मिलना चाहिए। जी तो मैं इसके लिए, भगवान ने अगर जनता ने अगर आशीर्वाद दिया, तो निश्चित ही इसके लिए मैं हर न्याय पंचायत स्तर पर अधिकारियों को लेकर कैंप लगाऊंगा। मूलभूत समस्याओं का जनता का स्थानीय स्तर पर निराकरण होगा, ऐसी हमारी उसके पीछे सोच है, जो उसको मैंने अभी इस साल इस सत्र में नहीं कर पाया, लेकिन अगले सत्र में निश्चित ही मैं इसको करूंगा। जी, अच्छी बात है। तो ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम सवाल और जवाब का यह सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जीटीपी के इस खास प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक केडिया जी, और आज उनसे यही बात हो रही है कि आखिर जीडीपी को बढ़ाने में जो विकास के गीत सरकार गाती है, तो इस क्षेत्रवासियों का विकास जो आपके हाथ में है, आपने कितना किया है? बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, और अगला सवाल हम आपसे यही रखते हैं कि आखिर गरीबों को लाभ दिलाने में आपने कितनी अग्रणी भूमिका निभाई है? देखें, जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके आया है, चाहे वो लाभ से संबंधित हुआ हो, चाहे उनके पारिवारिक संबंधित हुआ हो, मैंने हर स्तर पर प्रयास किया है कि कैसे जनहित होगा, जनता का लाभ कैसे होगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी को करने के लिए जनता ने हमको चुना है। उसके लिए मैंने निष्ठा से प्रयास किया है, और आगे भी प्रयास करता रहूंगा। आगे भी प्रयास करते रहेंगे, और सबके दुख दर्द को समझते हुए आप प्रयास करेंगे। वैसे आपको इस क्षेत्र में पूरा हिंदूवादी नेता के रूप में जाना जाता है, तो क्या आपका विकास का जो एजेंडा है हिंदूवादी रूप में है? जी, देखें, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, ये विकास तो किसी धर्म के रूप में नहीं होता है। विकास तो सबके लिए है, और हम धर्म भी मूल मुद्दा हिंदू और मुस्लिम या ईसाई धर्म नहीं है। ये तो पद्धति हमारी है, हमारी विचारधारा, सोच। धर्म है मानव धर्म, और उस मानव धर्म का मैं पालन करता हूँ कि दुखी व्यक्ति की सहायता करूं, बड़ों के साथ सम्मान, छोटों को प्यार दीजिए। हमारा असली धर्म यही है।
हिंदुत्व हमारी विचारधारा है और मैं हिंदुत्व से प्रेरणा लेके कार्य करता हूँ। मैं बाल स्वयं सेवक हूँ और हिंदुत्व हमारी निष्ठा है, हमारा हिंदू धर्म में विश्वास है, वो हमारा है। यानी कि विकास और हिंदू धर्म में बराबर तालमेल बिठा करके आप काम कर रहे हैं। एकदम जो भी एकदम किसी भी धर्म से जुड़ा भी कोई व्यक्ति हो, जहाँ हिंदुत्व है वहाँ विकास है। हिंदू धर्म मानवता का संदेश सिखाता है, हमारे गीता रामायण सबको साथ लेके चलने के लिए कहते हैं। जहाँ हिंदुत्व है वहाँ विकास है और जहाँ मुस्लिम है क्या वहाँ विकास नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं अब ये तर्क दूसरा हो जाएगा, ये विषय दूसरे मुद्दे पर भटक जाएगा, क्योंकि नहीं क्योंकि देखिए जब विकास होगा तो जीडीपी में ग्रोथ होगा, जब विकास होगा तो जीडीपी में ग्रोथ होगा, जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। देखें, जहाँ पर शांति है वहीं विकास है। नहीं तो आपके कहने का मतलब है कि जहाँ हिंदू नहीं है वहाँ अशांति है, जहाँ हिंदुत्व नहीं है वहाँ अशांति है। तो ऐसा आप देख ही रहे हैं, संभव है वो चीज, वो तो कहने की चीज नहीं है, वो तो अनुभव करने की चीज है। जी जी हाँ, वो अनुभव होता है वो चीज की, जहाँ कैसे जहाँ ज्यादा मात्रा में हम हैं, वहाँ जहाँ और धर्म की अनुयायी है उसमें अंतर आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी अपनी मान्यता है, व्यक्तिगत हमारी सोच है, ये पार्टी तो नहीं, व्यक्तिगत है। जी ये मतलब जो भी और ये नहीं सभी लोग ऐसे हैं भी नहीं। देखें, गलत हैं। आज हम भी पूछते हैं, आज मान लें अशफाकुल्लाह खान से भी अब्दुल हमीद थे, यहाँ तक मुस्लिम धर्म की बात है, रहीम थे, रखान थे, आज भी अब्दुल कलाम थे हमारे राष्ट्रपति। जी ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन लादेन की संस्कृति को सम्मान देने वाले लोगों के विषय में तो कहना कहीं अतिशयोक्ति है नहीं। नहीं तो आप साफ करिए ना सर, गोल नहीं, एक बात साफ करिए ना आप कि लादेन संस्कृति वाले को क्या हिंदू धर्म में भी है? हमारा विषय साफ है, क्योंकि कोई धर्म गलत नहीं है, हमारा विषय साफ है। आतंकवाद के पोषक जो उनका विरोध है, वो जहाँ रहेंगे वहाँ शांति से नहीं रहने देंगे, इसमें कहीं शक नहीं है। और धर्म तो एक है, नमाज हम 5 वक्त पढ़ते हैं, हम कीर्तन करते हैं, धर्म में कहीं दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी मान्यता का अनुरूप हम करते हैं, जहाँ हमारा विश्वास है, जिस खानदान में पैदा हुए मान्यता का अनुरूप करते हैं हर चीज। लेकिन आतंकवादी संस्कृति को मानने वाले, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हुए हों, उनका विरोध है, वो गलत कर रहे हैं, वहां शांति। जी आतंकवाद को प्रश्रय देना अच्छी बात नहीं है, और चाहे वो हिंदू में हो या मुस्लिम में हो या किसी भी धर्म में हो, अगर आतंकवाद उनका ध्येय है तो ये अच्छी बातें नहीं है और उनका बहिष्कार होना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य है। जी एक अंतिम सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा, अंतिम सवाल सर, कि क्या अगर आपको जनता एक मौका और देती है अगले चुनाव में, तो कार्य की प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जनता का दुख दर्द दूर करना और समुचित विकास, जो सरकार से लड़कर के अपने विधानसभा के लिए जितना हो सके उतना मैं करूंगा, उसको ले आऊंगा यहाँ पर, और सबको न्याय मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपने अपना समय दिया और इस चर्चा में आपने भाग लिया, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि जो जीडीपी गिरी हुई है भारत की, वो तो कोरोना के कारण गिरी हुई है, लेकिन जिनके ऊपर विकास की जिम्मेदारी है, वो विकास अगर तल्लीनता से करते हैं तो कोई संदेह नहीं है इसमें कि विकास ना हो और जीडीपी आगे ना बढ़े, जीडीपी का ग्रोथ ना हो। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।